नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा हेल्थ एंग्जाइटी या जिसे इलनेस एंग्जाइटी कहते हैं, उसके लिए किस तरह की एक्सपोजर एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। जिन लोगों को किसी बीमारी हो जाने का डर होता है, लगता है कि उनके शरीर में कुछ ऐसी सेंसेशंस या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिस वजह से उनको कोई बीमारी हो सकती है, या किसी भी अनजानी बीमारी होने का डर जब सताता है, तो इस तरह के फियर को दूर करने के लिए दवाओं के अलावा साइकोथेरेपी रिकमेंड की जाती है। इनफैक्ट बहुत से लोगों को इस कंडीशन से निकलने में थेरेपी ही काम आती है। साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में थॉट्स को बदला जाता है, बिलीव्स को चेंज किया जाता है और साथ ही बिहेवियर में चेंज लाए जाते हैं। किसी भी तरह की एंग्जाइटी को टैकल करने के लिए जब बिहेवियर में चेंज लाए जाते हैं, तो उसके लिए सबसे कॉमनली यूज्ड अप्रोच जो होती है वो होती है एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी मतलब अपने डर का सामना करना, जिस चीज़ से डर लगता है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर करना, फेमिलियर हो जाना, कंफर्टेबल हो जाना, और जैसे जैसे सामना किया जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे सारे डर और एंग्जाइटी चले जाएंगे। कुछ इसी उद्देश्य से बिहेवियर थेरेपी इलनेस एंग्जाइटी को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। एक्सपोजर थेरेपी बिहेवियर थेरेपी का ही एक पार्ट होता है, जिसमें कुछ बिहेवियरल एक्सरसाइजेस की जाती हैं जिससे कि एंग्जाइटी को कम किया जाए। इस वीडियो में ऐसी ही कुछ एक्सपोजर एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने हेल्थ या इलनेस के फियर को दूर भगा सकते हैं। जो भी सबसे बेस्ट से बेस्ट और सबसे कॉमनली यूज़ की जाने वाली एक्सरसाइज हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आइए अब आगे शुरू करते हैं। एक्सपोजर टेक्निक्स यूज़ करने के लिए कुछ सबसे कॉमन और कोर मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिनमें अपने डर को फेस करने के लिए कई तरह की एक्सरसाइजेस की जाती हैं। जैसे मेजर तौर पे हम कुछ इस तरह से इलनेस एंग्जाइटी को दूर करेंगे। रीडिंग स्टोरीज, मतलब लोगों के हेल्थ या बीमारी के बारे में उनकी स्टोरीज को पढ़ना। राइटिंग अबाउट योर फियर, अपने डर के बारे में लिखना। जिस भी बीमारी का, जिस भी कंडीशन का डर लगता है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह से लिखना। लुकिंग एट पिक्चर्स और फोटोज़, कोई ऐसी दर्दनाक बीमारी की फ़ोटोज़ देखना जिससे कि एक पर्सन को डर लगता है। जैसे अगर किसी को कैंसर से डर लगता है तो कैंसर की कई सारी फ़ोटोएं आपको इंटरनेट पर मिलेंगी, उन फ़ोटोज़ को देखना। या अगर हार्ट अटैक का डर लगता है तो हार्ट अटैक कैसे होता है उसके कुछ एनिमेशन वीडियोस देखना। फिर चौथी एक्सरसाइज, सर्चिंग द इंटरनेट। इंटरनेट पर हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर करना। ये टेक्निक सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि डॉक्टर तो कहते हैं कि इंटरनेट पर ज़्यादा सर्च मत किया करो। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ एंग्जाइटी होती है वो तो वैसे ही इंटरनेट पर सारा समय बैठे रहते हैं, नए नए तरह के सिम्टम्स ढूंढते रहते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी का खुद को डायग्नोसिस देते रहते हैं। तो फिर ये कैसे कि आपको इंटरनेट सर्च करने के लिए कहा जा रहा है? एक्चुअली जब थेरेपी की जाती है तो थेरेप्यूटिक बेनिफिट के लिए अपने मन में एक लक्ष्य रखा जाता है कि कैसे अपने फियर को फेस किया जाए, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सटीक और अच्छी जानकारी अगर इंटरनेट से ली जाए, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी मौजूद होती है, तो ये अपने फियर को दूर करने के लिए एक्सरसाइज की जा सकती है। तो ज़रूरी ये नहीं कि हम क्या करें क्या ना करें, ज़रूरी ये है कि हम किस वजह से उसको कर रहे हैं। तो इंटरनेट सर्च करना या ना करना अपने में बुरा नहीं है, पर अगर इंटरनेट पर हेल्थ इंफॉर्मेशन को सर्च करना अपने थेरेप्यूटिक बेनिफिट के लिए किया जाए तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। फिर वर्चुअल रियलिटी को यूज़ करना। इंडिया में तो ये टेक्निक इतनी अवेलेबल नहीं है, पर बहुत से देशों में वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस की मदद से, जैसे कि कुछ वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस होते हैं, उनकी मदद से कुछ ऐसी वीडियोस या कुछ ऐसे एनिमेशंस दिखाए जाते हैं जिसमें कि कोई वीडियो क्लिप्स होती हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड होती हैं। तो वर्चुअल रियलिटी के इस तरह के कंटेंट को देखने से एक पर्सन को काफ़ी रियल लगता है, क्योंकि फ़ोटोज़ या वीडियोस देखने से तो पता चलेगा कि ये तो बाहर किसी और के साथ हो रहा है, ये तो कोई और व्यक्ति है, किसी और की स्टोरी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं। पर वर्चुअल रियलिटी में आप खुद काफ़ी
इन्वॉल्व हो जाते हो किसी एक ऐसे सिनेरियो के साथ जो होता तो केवल वर्चुअल है, आर्टिफिशियल है, पर आपको ऐसा लगता है जैसे आप रियल में उस सिचुएशन में मौजूद हो, तो आपके अंदर बहुत सारे जो डर होते हैं, एंग्जाइटीज होती हैं, वो बिल्कुल ऐसे पैदा होती हैं जैसे सच में आपके साथ वो घटना घट रही हो। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा एक्सपोजर एंग्जाइटी का दिया जा सकता है वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस के माध्यम से। फिर आएगा वॉचिंग वीडियो क्लिप्स। जैसा कि पहले बताया, कुछ पिक्चर्स और फोटोज देखी जा सकती हैं, उसी तरह हेल्थ की कंडीशंस की कुछ वीडियो क्लिप्स भी देखी जा सकती हैं। फिर सातवीं टेक्निक है इमेजिनिंग योर फियर, जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इमेजिनल एक्सपोजर। इमेजिनेशन में वर्स से वर्स सिनेरियो को इमेजिन करके, सोच के उससे एक्सपोजर किया जाए। जो भी पर्सन इलनेस एंजाइटी से सफ़र करता है वो रियल लाइफ में तो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें नहीं देखना चाहता, ना उनका सामना करना चाहता है, साथ ही वो इमेजिनेशन में भी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने से या विचारने से भी डरता है। तो इमेजिनल एक्सपोजर एक काफ़ी सेफ तरीका होता है जिसमें कि रियल लाइफ में तो कोई एक्सपोजर नहीं हो रहा, तो एक पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है रियल वर्ल्ड में, तो इमेजिनेशन में एक्सपोजर कराकर एंग्जाइटी तो कम हो ही जाती है, पर बहुत ज़्यादा खतरा एक व्यक्ति को महसूस नहीं होता, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं जो वो मन में इमेजिन कर रहा है, आफ्टर ऑल वो सिर्फ उसके मन में है, वो रियल में एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। तो पेशेंट जो है वो काफ़ी सेफ फील करके अपने मन में एक्सपोजर कर सकता है। और इमेजिनल एक्सपोजर में एक्सट्रीम से एक्सट्रीम इंसिडेंट को भी विजुलाइज किया जा सकता है, क्योंकि रियल लाइफ में अगर एक्सपोजर होगा उसकी तो एक लिमिट होगी, पर इमेजिनेशन में तो कुछ भी सोचा जा सकता है, इसलिए इमेजिनेशन में काफ़ी फ्रीडम हो जाती है एक्सपोजर करने की। आठवीं टेक्निक इंटरेक्टिंग विद योर फियर इन पर्सन, इन वाइवो एक्सपोजर। एक होता है इन विट्रो एक्सपोजर। ये जो सारी टेक्निक्स इससे पहले बताई, ये सारी इन विट्रो एक्सपोजर की टेक्निक्स थी, मतलब जो लेबोरेटरी में एक कमरे में बैठ के थेरेपिस्ट के साथ की जाती हैं। जबकि रियल लाइफ सिचुएशन में एक्सपोजर करना भी ज़रूरी है, उसे कहा जाता है इन वाइवो एक्सपोजर। मतलब जैसे कि हॉस्पिटल को विजिट करना, किसी शमशान घाट को विजिट करना, किसी हेल्थ सेंटर को विजिट करना, किसी तरह की इंक्वायरी करना, या किसी बीमार व्यक्ति से मिलना। कुछ इस तरह के रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस किए जाते हैं अपने डर को दूर करने के लिए। तो ये तो रही कुछ कोर एक्सरसाइजेस, मेजर टेक्निक्स रहीं। अब बात करेंगे डिटेल में कि किस तरह की एक्सरसाइजेस प्रैक्टिकल मैनर में आप कर सकते हैं जिससे कि आपका फियर बीमारियों को लेकर दूर किया जा सके। पहला इसमें एक तरीका होगा कि आप जानबूझकर अपने बॉडी में वो सारे सिम्टम्स पैदा करें जिनसे आपको एक्चुअल में डर लगता है। जैसे अगर आपको हार्ट अटैक से डर लगता है तो आप ऐसा करें कि आप तेज तेज भागें ताकि आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएं और आप एक्चुअल में दिल की धड़कनों का बढ़ने से जो डर आता है उसका सामना कर पाएं। या अगर आपको लगता है कि आप पैनिक कर जाएंगे, आपका माइंड पर कंट्रोल छूट जाएगा, आपके मन में इतने ज़्यादा विचार आते हैं कि आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक अंधेरे कमरे में बैठें और वहाँ एक ऐसी लाइट लगाएं जो कि बहुत तेज़ी से फ्लैश करती हो और उसकी तरफ देखें, लंबे टाइम तक देखते रहें। आपको चक्कर सा आएगा, टेंशन होने लगेगी और ऐसा लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ऐसे में आप इस तरह की फीलिंग के साथ भी एक्सपोजर कर सकते हैं। फिर सेकंड एक्सरसाइज है किसी फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड के साथ एक रोल प्ले एक्सरसाइज करें, जिसमें आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर डॉक्टर बन जाए और वो आपको बताए कि आपको एक बड़ी गंभीर बीमारी हो चुकी है, आपका डायग्नोसिस हुआ है और आपके शरीर में एक बड़ी खतरनाक बीमारी डिटेक्ट हुई है। और इस तरह का सिनेरियो इनेक्ट किया जाए जिसमें आपके सगे संबंधी, जान पहचान के व्यक्ति डॉक्टर बनेंगे और एक आर्टिफिशियल सा सिनेरियो क्रिएट किया जाए, पूरी लंबी कहानी सी गढ़ी जाए, पूरी क्रिएटिविटी के साथ, पूरी इमेजिनेशन के साथ, पूरी हद तक ले जाया जाए उस इंसिडेंट को, और ऐसा इमेजिन किया जाए जैसे सामने वाला व्यक्ति एक रियल का डॉक्टर है और आप एक रियल के पेशेंट हो और आप जाते हो उसके सामने, अपने बारे में पूरी बात करते हो, अपने लक्षण दिखाते हो, एग्जामिनेशन कराते हो और डॉक्टर कई सारे टेस्ट करा के रिपोर्ट के बेसिस पर आपको बताता है कि आपको अब ये बीमारी का डायग्नोसिस मिल गया है, आपको सच में ये बीमारी है और अब आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, लंबे समय तक दवा लेनी पड़ेगी और हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। कुछ इस तरह का इमेजिनरी सा सिनेरियो बनाकर रोल प्ले एक्सरसाइज की जाए। फिर तीसरा एक तरीका है कि आप प्रिटेंड करो कि जिस बीमारी का आपको डर लगता है वो एक्चुअल में आपको हो चुकी है। जैसे मान लीजिए आपको लगे कि आपकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं, तो आप सच में एक हार्ट अटैक के पेशेंट की तरह एक्टिंग करने लगो। ध्यान रखें कि ये एक एक्सरसाइज के तौर पर करना है, कभी भी करेंगे तो आपको ये हेल्प नहीं करेगा, इसलिए पूरे माइंड को प्रिपेयर करके इस तरह से एक्सरसाइज की जा सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दिल को जोर से पकड़ लेंगे चेस्ट की तरफ,
जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप बिल्कुल जमीन पर गिर पड़े हैं, आपको लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा, अब बस सब कुछ खत्म हो गया, बचाओ मुझे बचाओ। बिल्कुल आप ऐसे एक्टिंग कर सकते हो जैसे आपको सच में हार्ट अटैक आया है। ये सारी एक्सरसाइजेस सुनने में बड़ी फनी लगेंगी, पर ये एक्चुअल में एक्सपोजर एक्सरसाइज करना आपको बहुत हेल्प दे सकता है, बहुत अच्छे से आपके फियर को दूर भगा सकता है। फिर जैसा कि पहले बताया, नेक्स्ट टेक्निक है कि जिस बीमारी का आपको डर लगता है उसकी फोटोएं देखें। जैसे मान लीजिए कैंसर का डर लगता है तो कैंसर के इंटरनेट पर एक्सरे या सीटी स्कैन या एमआरआई सर्च करें, देखें कि किस तरह से कैंसर के पेशेंट्स के बॉडी पार्ट्स या अंदर की जो एनाटमी है वो कैसी दिखाई देती है। किस तरह के फोटोएं इंटरनेट पर आपको मिलती हैं, कुछ कलर्ड होंगी, कुछ एनिमेटेड होंगी, कुछ एक्सरे या एमआरआई स्कैन होंगे, कुछ पेशेंट्स की फोटोएं होंगी, पेशेंट्स को मरता हुआ दिखाया जाएगा, पेशेंट्स के कुछ इंटरव्यूज मिल जाएंगे। कुछ ऐसी रियल पिक्चर्स देखें जो कि आप ही के डर वाली बीमारी से एसोसिएटेड हों। फिर इसमें कुछ और आगे हम एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस बीमारी का आपको डर हो उस बीमारी से रिलेटेड किसी पेशेंट की वीडियो देखें, कोई मूवी देखें या कोई टीवी शो देखें। इंटरनेट पर सर्च करें कि इस तरह की बीमारी के कौन से टीवी शोज़ अवेलेबल हैं, कौन सी फिल्में अवेलेबल हैं। कोई बायोग्राफिकल मूवी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, कोई टीवी सीरीज हो सकती है। मेडिकल इलनेसेस या रेयर मेडिकल डिसीजेस की भी कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज या वीडियोस आपको मिलेंगी, जैसे कि डिस्कवरी या हिस्ट्री चैनल की कुछ वीडियोस। कोई भी ऐसी वीडियोस जिसमें बीमारी को दिखाया गया हो, आप जिस बीमारी से डरते हैं या तो वो बीमारी हो या फिर आप किसी भी तरह की बीमारी की वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आप उसे डिटेल में पूरा देखें, जानें, समझें और इस तरह से अपने डर का सामना करें। नेक्स्ट, उन लोगों की कहानियां पढ़ें, उन लोगों की जीवनियां पढ़ें, या इंटरनेट पर कोई आर्टिकल्स मौजूद हों तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़ें जिन लोगों को वही वाली बीमारी हो जिसका आपको डर लगता है, या वो लोग जो कि इस बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे हैं। कुछ इस तरह की न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ सकते हैं कि कितने लोग जो हैं इस बीमारी से मर रहे हैं, हार्ट अटैक या ब्रेन ट्यूमर से इस साल कितने लोगों की मौत हुई, किस तरह से लोग मरे, किस तरह के ट्यूमर्स लोग एक्सपीरियंस करते हैं, हार्ट अटैक किन किन वजहों से लोगों को हो जाते हैं। कुछ लोगों की पूरी लाइफ स्टोरीज होंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज होंगी, कुछ लोगों के अपने खुद के एक्सपीरियंसेस होंगे हार्ट अटैक के। कुछ इस तरह की स्टोरीज आप पढ़ें, या कोई किताब मिल जाती है और अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगती है तो आप उस किताब को भी डिटेल में पढ़ें। फिर इसके बाद आप एक डिटेल में कई लाइनों की या कुछ पेजों की ऐसी स्टोरी लिखें जिसमें आप पूरा ब्यौरा दें कि कैसे आपको लक्षण एक्सपीरियंस हुए, कैसे आपको पता चला कि आपको ये बीमारी है, आपने किस तरह के टेस्ट कराए, कैसे आपने डॉक्टर को विजिट किया, कितने सारे डॉक्टरों को विजिट करके अलग अलग पैथी के जैसे एलोपैथी आयुर्वेदा के डॉक्टर को कंसल्ट किया, फिर आपको वो गंभीर बीमारी के गंभीर लक्षण आने लगे, फिर कैसे डॉक्टरों ने धीरे धीरे उम्मीदें छोड़ दी, किस तरह से घर के हालात बिल्कुल ख़राब हो गए, कैसे आपके सिम्टम्स बढ़ गए जिस वजह से आपके लिए अपने रोज़मर्रा के काम करने मुश्किल हो गए, कैसे आपके अंदर डिप्रेशन आ गया, आप बिल्कुल अपने मरने के ख्याल दिमाग में लाने लगे, और कैसे आपकी मृत्यु हो गई। कुछ इस तरह का एक इमेजिनरी, एक फिक्शनल सा सिनेरियो क्रिएट करें अपने बारे में, जिसको आप पूरी डिटेल में इमेजिन करें या उसे लिखें। फिर अगली एक्सरसाइज है कि किसी हॉस्पिटल को विजिट करें, वेटिंग रूम में बैठें, वहाँ रिसेप्शनिस्ट के साथ कुछ इंक्वायर करें, वहाँ अलग अलग पोस्टर लगे होंगे या कोई इन्फॉर्मेशन बुकलेट्स होंगी, उनको पढ़ें। बीमारियों को कैसे डायग्नोस करते हैं हॉस्पिटल में, किस तरह के डॉक्टर मौजूद हैं, कितना स्टाफ है वहाँ पर, कितने बेड्स हैं, कितने रूम्स हैं, कौन सी मशीनें हैं, कितने पेशेंट्स वहाँ आते हैं, किस तरह की भीड़ है। ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर ऑब्जर्व करें, पढ़ें, जानकारी लें। वहाँ के कैफ़े में बैठें, वहाँ अगर हो सके तो आसपास कुछ लोगों से बात करें, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें, या किसी अगर छोटी मोटी एक्टिविटी में अगर आप वॉलंटियर कर सकते हैं तो वो भी करें। मतलब आपको हॉस्पिटल जाकर कुछ समय बिताना है और पूरे माहौल को ऑब्जर्व करना है और कुछ देर के लिए उसका हिस्सा बनना है। चाहें तो आप वहाँ पर कोई टेस्ट भी करा सकते हैं, वहाँ की फार्मेसी को भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ की लैब को विज़िट कर सकते हैं। अगर ये सब संभव हो सके तो आप ऐसा ज़रूर करें। फिर एक और एक्सरसाइज होगी कि आप लोगों की मृत्यु के उपरांत जो ऑबिचुरीज होती हैं, जो शोक संदेश अखबारों में प्रकाशित होते हैं, शोक सभा के जो जानकारी अखबारों में प्रकाशित होती हैं, उसके बारे में पढ़ें, या किसी भी व्यक्ति के मरने का ब्यौरा पढ़ें। जैसे कि किसी बड़ी हस्ती की मौत हुई, उसके बारे में देखें, पढ़ें कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई हिंदुस्तान का हो सकता है या हिंदुस्तान से बाहर का कोई व्यक्ति हो सकता है, उसे डिटेल में पढ़ें कि किस तरह से वह व्यक्ति मरा, कौन कौन उसके परिवार में है,
अब उसके जाने के बाद परिवार का गुजारा कैसे होगा, परिवार में अब कितने लोग बचे हैं, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी जायदाद किस तरह से लोगों में बांटी जाएगी, लोगों का किस तरह का रिएक्शन है उस व्यक्ति की मृत्यु पर। कोशिश करें कि इस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसी बीमारी से मरा हो जिस बीमारी का डर आपको है। फिर एक और एक्सरसाइज होगी कि आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखें या उनको बोलें जो कि आपकी बीमारी के बारे में हो पर बड़े ही डरावने सेंटेंसेस हों, बहुत भयानक से आप वाक्य अपनी बीमारी के बारे में और अपने बारे में लिखें। जैसे आप कहें आई हैव टर्मिनल कैंसर, मुझे एक ऐसा कैंसर हो गया बस अब मेरी मौत होने वाली है, अब मैं कैंसर के आखिरी स्टेज पर हूँ, अब मेरी ज़िंदगी के बस 2 या 4 महीने ही शेष रह गए हैं, मुझे एड्स हो गया है, मैं अब मरने वाला हूँ, मुझे हार्ट अटैक हुआ है और शायद अब मैं ना बचूँ, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए हैं और डॉक्टरों ने कहा है कि अब मेरे पास थोड़ा ही समय बचा है इस दुनिया में और मेरी मृत्यु होने वाली है, डॉक्टरों ने एक लाइलाज बीमारी मुझ में डायग्नोस की है और कहा है कि अब मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता और मेडिकल साइंस के पास मेरी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। इसके बाद आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप एक शमशान घाट या कब्रिस्तान को विजिट करें, जितना समय हो सके वहाँ पर बिताने का प्रयास करें। शुरुआत में तो आप सिर्फ उसके आसपास से गुजर सकते हैं, केवल बाहर से ही उसे देख सकते हैं, पर धीरे धीरे कोशिश करें कि किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में शामिल हों। वहाँ क्या क्या हो रहा है, किस तरह के कर्मकांड किए जा रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, घर के लोगों के प्रतिक्रियाएं क्या हैं, वहाँ किस तरीके के रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। फिर इसके बाद जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट कराएं जिन्हें आप काफ़ी समय से अवॉइड कर रहे थे, जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे थे। जैसे अगर आपको लगता था कि मुझे सीटी स्कैन नहीं कराना क्योंकि इससे शायद मेरे अंदर हार्ट की बीमारी डिटेक्ट हो जाएगी, तो आप जाके सीटी स्कैन कराएं। या अगर आपको लगता था कि मुझे अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल या डायबिटीज़ के शुगर के लेवल चेक नहीं कराने क्योंकि इससे मेरी डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाएगी या हार्ट को लेकर कोई ब्लॉकेज डिटेक्ट हो सकती है, तो इस तरह के टेस्ट भी ज़रूर कराएं। ध्यान दें कि आमतौर पर तो मेडिकल टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर्स मना करते हैं किसी ऐसे पेशेंट को जिसको कि हेल्थ एंग्जाइटी है, पर यहाँ पर उल्टा क्यों बोला जा रहा है? जैसा कि पहले बताया था, अगर थेरेपी के पर्पस पर किया जाएगा और अपने डर का सामना करने के लिए अगर मेडिकल टेस्ट कराए जाएंगे तो ये आपके बेनिफिट में होगा, ना कि आपको ये नुकसान देगा। और ध्यान दें कि ये जितनी भी यहाँ एक्सरसाइजेस बताई जा रही हैं आप खुद करेंगे तो आपको मुश्किल होगा, आप डरेंगे, आपकी हेल्थ एंग्जाइटी बढ़ सकती है। इसलिए ये सारी एक्सरसाइजेस अगर थेरेपिस्ट के साथ की जाएंगी तो ही आप सक्सेसफुली अपनी हेल्थ एंग्जाइटी कम कर पाएंगे, तो ही आप अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। इसीलिए इन फियर्स को एक्सपोज करने के लिए जो आपको हिम्मत चाहिए, जो करेज चाहिए, जो हौसला चाहिए, वो आप थेरेपी में ही हासिल कर सकते हैं। खुद अगर इस तरह की एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और आपके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं क्योंकि आप अकेला महसूस करेंगे। पर अगर आप थेरेपिस्ट की गाइडेंस में करते हैं, थेरेपिस्ट बहुत ही ग्रेडेड तरीके से ग्रेजुअल मैनर में आपको एक्सरसाइजेस कराएंगे, थेरेपिस्ट आपकी पूरी कंडीशन को एसेस करके आपको सही टाइम पर सही एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे। ये नहीं कि कोई भी एक्सरसाइजेस कर ली जाएं उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सही टाइम पर सही एक्सरसाइज का चुनाव करना ज़रूरी है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको जो एक्सरसाइजेज चुननी पड़े वो बहुत थोड़ी सी एंग्जाइटी देती हों और बाद में धीरे धीरे आपको ज़्यादा एंग्जाइटी वाली एक्सरसाइजेज का चुनाव करने को कहा जाए। इस तरह का निर्णय थेरेपिस्ट अगर लेंगे और उनकी गाइडेंस में और उनकी सजेशन से अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज फॉलो करेंगे तो ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। इसलिए बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और यूट्यूब पर बनाई गई इस वीडियो से जोश में आकर एकदम से ये एक्सरसाइजेस करना शुरू करेंगे अगर, तो आपको नुकसान हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। यूट्यूब पर ये जो वीडियोस बनाई जाती हैं ये सिर्फ गाइडेंस के लिए होती हैं और एक आइडिया देने के लिए होती हैं, सिर्फ बताने के लिए होता है कि हाँ इस तरह की हेल्थ एंग्जाइटी को एक्सपोजर कैसे किया जाता है और किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी होती हैं। क्योंकि आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते रहेंगे, आप अपने थॉट्स को चेंज करते रहेंगे, आप ज़बरदस्ती खुद को कई तरह के रीजनिंग से, रैशनल थिंकिंग से समझाते रहेंगे और हो सकता है आपकी हेल्थ एंग्जाइटी दूर ना हो पाए। इसलिए एक्सपोजर एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। बिना एक्सपोजर एक्सरसाइज किए आपकी हेल्थ एंग्जाइटी दूर नहीं हो सकती। तो ऐसे में क्योंकि ये थेरेप्यूटिक एफर्ट है, ये सारी एक्सरसाइजेज थेरेपी के लिए हैं, इसलिए थेरेपिस्ट की गाइडेंस में करना ही इसे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है।
हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जब आप थेरेपिस्ट के साथ कुछ एक्सरसाइजेस करें, तो आप अपने लेवल पर भी थेरेपिस्ट को कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं ऐसा कर लेता हूँ या ऐसा कर लेती हूँ। तो आप अपने हिसाब से ट्रीटमेंट को आगे ले जा सकते हैं, पर थेरेपिस्ट के कंसेंट के साथ और थेरेपिस्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर किया जाएगा, तो ही चांस है कि आप सक्सेसफुली अपनी हेल्थ एंग्जाइटी को पूरी तरह से ख़त्म कर पाएंगे। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे सेफ्टी बिहेवियर्स कहते हैं, वो भी समझना ज़रूरी है। कई बार लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो अपने डर से कोप कर पाएं। जब आप किसी बीमारी से डरते हैं तो आप उस बीमारी के डर का सामना करने के लिए कोई ना कोई ऐसा सेफ्टी बिहेवियर अपनाते हैं जिससे कि थोड़ी देर के लिए ही सही आपकी एंग्जाइटी कम हो जाती है और आपको थोड़ा शांति का अनुभव होता है। पर ये जो सेफ्टी बिहेवियर्स होते हैं ये एक्चुअल में थेरेप्यूटिक नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प नहीं करते और इनसे या तो आपकी प्रॉब्लम बनी रहती है या कई बार आपकी प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है। इनफैक्ट कई बार लोग एक्सपोजर थेरेपी के दौरान भी सेफ्टी बिहेवियर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोजर्स का पूरा इफेक्ट उन पर नहीं आ पाता। जैसे मान लीजिए आपको कुछ बॉडी सेंसेशंस होती हैं जिनका आपको डर लगता है। इनफैक्ट इलनेस एंग्जाइटी में बॉडी सेंसेशंस को ही गलत तरह से इंटरप्रेट करके एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरता है। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ या एक्सरसाइज जिससे कि उनकी बॉडी सेंसेशंस बढ़ जाती हैं, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। जैसे कई लोग बाहर का खाना खाना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बाहर का खाना खाएंगे एसिडिटी हो जाएगी, शरीर बीमार पड़ सकता है, बाहर का जो खाना है उसमें जर्म्स हो सकते हैं, कॉन्टैमिनेटेड हो सकता है, इसलिए वो बाहर का खाना खाना बंद कर देते हैं। तो इस तरह के जो सेफ्टी बिहेवियर्स लोग अपनाते हैं, इस चीज़ को सोचकर अपनाते हैं कि शायद वो अपना बचाव कर रहे हैं या किसी तरह से वो अपनी बॉडी की इस एंग्जाइटी या स्ट्रेस को बढ़ने से रोक रहे हैं या किसी बीमारी को आने से वो रोक रहे हैं। तो इस तरह के बिहेवियर को दूर करना होगा और आपको खुलकर बाहर का भोजन खाना होगा, चीज़ें ऑर्डर करनी होंगी, स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करेंगे और धीरे धीरे इस तरह के सेफ्टी बिहेवियर को दूर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री होकर नेचुरली अपने बिहेवियर्स को चेंज करेंगे और जितना नॉर्मल से नॉर्मल हो सके उन सिचुएशंस में अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक अडेप्टिव पर्सन वही होता है जो बाकी लोगों की तरह सामान्य बन सके, वही सब कर सके जो बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो जैसे बाकी के लोग बाहर से खाना ऑर्डर करके खाते हैं, वैसे ही आपको भी खाना पड़ेगा। हाँ, इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से हो सकती है और ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मंगा के खा लें, ये आप अपने थेरेपिस्ट के साथ डिसाइड कर सकते हैं। फिर इसी के साथ बहुत से लोग अपनी बीमारी के किसी रिस्क को लेकर या बीमारी के किसी लक्षण को लेकर दूसरों से रीअश्योरेंस लेते हैं। दूसरों से बार बार पूछते हैं कि हाँ, मेरा मेडिकल टेस्ट ठीक तो आएगा ना, कहीं मुझे बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, क्या ये लक्षण जो है मेरा ये कहीं घातक तो नहीं हो जाएगा, क्या इससे बीमारी तो नहीं होगी। वो डॉक्टरों से भी पूछते हैं, फ्रेंड से भी पूछते हैं, फैमिली मेंबर से भी पूछते हैं और कई बार इंटरनेट पर जाकर भी सर्च करते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं उन्हें सच में इस लक्षण का मतलब ये तो नहीं कि कोई बीमारी हो गई है। तो इस तरह की एश्योरेंस लेने से लोगों को बचना पड़ेगा, क्योंकि एक सेफ्टी बिहेवियर होता है और लोगों से जानकारी लेना, लोगों से कंफर्मेशन या एश्योरेंस लेना बंद करना पड़ेगा। इसी के साथ एक और सेफ्टी बिहेवियर होता है जब लोग अपने बॉडी के अंदर कई सारे सिम्टम्स को बार बार चेक करते रहते हैं। जैसे अपना बीपी मेजर करते रहते हैं, अपने हार्ट बीट्स को चेक करते हैं, अलग अलग तरह के जो वियरेबल डिवाइसेस होते हैं जिसमें हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, सारा चीज़ें पता चलती हैं, सुबह शाम उसको यूज़ करते रहते हैं। फिर बड़े सारे ब्लड टेस्ट कराने लगते हैं, ज़बरदस्ती डॉक्टरों के पास जा जाके डायग्नोस्टिक लैब्स में जाकर टेस्ट कराते हैं। ये सारी चीज़ें वो इसलिए कराते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं उनको वो बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं वो सच में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। तो ये सब चीज़ें जो खुद को सेफ कराने के लिए कर रहे हैं, ये सब करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आपके डर को बनाए रखते हैं। साथ ही कई लोग क्या करते हैं, अपने एंग्जाइटी लाने वाले सिम्टम से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आसपास किसी व्यक्ति को कोई हेल्थ कंडीशन डायग्नोस हो गई, जैसे मान लीजिए घर में किसी के फादर या मदर को डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ा और डॉक्टर ने कोई टेस्ट कराने को बोला और शायद कुछ डिटेक्ट हो गया टेस्ट में, शायद कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स आ गई, तो ऑब्वियस ही बात है घर के सारे लोग उस बारे में विचार करेंगे, बात करेंगे, सोचेंगे। पर पेशेंट क्या करेगा जिसको हेल्थ एंग्जाइटी है, वो इस तरह की चर्चाओं को करने से बचेगा, घर के उस व्यक्ति से दूर रहने की कोशिश करेगा।
अपना ध्यान हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे डर लगेगा कहीं ऐसी चीज़ें अगर मैंने सुन ली, देख ली या इसके बारे में पढ़ लिया तो मेरी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ये सब बीमारी के डर पकड़ लूँ और कहीं मेरे दिमाग में फिर से ये सब ना आने लगे कि शायद मुझे ये भी बीमारी ना हो जाए। अगर पेशेंट को लगता है कि उसे कैंसर हो सकता है, इस चीज़ का डर रहता है, और घर के किसी पर्सन का कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हुआ जिसके अंदर हार्ट की कोई ब्लॉकेज डिटेक्ट हो गई, तो पेशेंट अपने उस फैमिली मेंबर से दूर भागेगा ये सोचकर कि कहीं मुझे भी हार्ट अटैक के फियर्स ना पकड़ लें। तो इस तरह के सेफ्टी बिहेवियर्स एक पर्सन अपनाता है जिसमें वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लेने से बचने लगता है। चाहे वो टीवी में कोई मौत की या बीमारियों की खबर देखना हो, चाहे इंटरनेट पर किसी तरह के वीडियोस देखना हो, या आसपास अखबारों में पढ़ लिया, या किसी पड़ोसी के बारे में या किसी दोस्त मित्र के बारे में कोई बीमारी की या मौत की खबर मिल गई, तो ऐसा सब सुनने से या इस जानकारी को लेने से वो बचते हैं। तो इस तरह के सेफ्टी बिहेवियर को भी दूर करना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मली एक्ट करना है ताकि आप आसपास की दुनिया के साथ एक सामान्य रूप से अपने संबंध बना सकें। तो इस तरह के सेफ्टी बिहेवियर्स को अगर आप अपनाते हैं तो इनसे धीरे धीरे बचना होगा और इन्हें दूर करना होगा। साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि इस तरह की जो कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, जिसे हम सेफ्टी बिहेवियर कहते हैं, अगर ये व्यक्ति कोई यूज करता है तो वो इसलिए करता है, वो ऐसा मानता है कि इन सब सेफ्टी स्ट्रेटजीज को यूज करने की वजह से ही आज वो इस बड़ी भयंकर बीमारी से बचा हुआ है। उसे लगता है कि अगर मैंने बाजार से ये चीज़ें मंगाकर नहीं खाई इसीलिए मैं अभी तक स्वस्थ हूँ। उसे लगता है कि मैं इतने सारे मेडिकल टेस्ट कराता हूँ या कराती हूँ इसीलिए मैं अभी तक पूरा सेफ हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा टाइमली अपने शरीर का जांच करा ली है और मैं बहुत समय से पहले ही अपने शरीर की बीमारी को डिटेक्ट कर सकता हूँ। तो उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जैसे वो ये सारी चीज़ें जो कर रहा है ये एक्चुअल में बिल्कुल सही हैं और ये करते रहना चाहिए, जबकि होता बिल्कुल उल्टा है। इस तरह के सेफ्टी बिहेवियर्स की वजह से ही हेल्थ एंजाइटी या इलनेस एंजाइटी बड़ी रहती है, मेंटेन रहती है। एक्सपोजर थेरेपी का अगर सबसे अच्छे से अच्छा बेनिफिट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उससे फ़ायदा लेना है, तो इन सारे सेफ्टी बिहेवियर्स को धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, थेरेपिस्ट की गाइडेंस में ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद शायद इन्हें ना छोड़ पाएं, क्योंकि लंबी आदत हो सकती है आपकी जिसकी वजह से आपने सारे सेफ्टी बिहेवियर्स अपनाए हैं। समझ के साथ थेरेपी को अंडरस्टैंड करके अपनी एंग्जाइटी और अपनी प्रॉब्लम्स की पूरी अच्छी समझ लेकर अगर आप सही रास्ते पर सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको सेफ्टी बिहेवियर्स हटाने में भी आसानी होगी और साथ ही जो एक्सपोजर एक्सरसाइजेस बताएं उनसे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो और लोगों से शेयर करें और इस तरह की और वीडियोज़ चैनल पर देखते रहें। और भी बड़ी सारी एक्सपोजर एक्सरसाइजेज आगे डिस्कस करूँगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।